वर्तमान को नमन। आप सभी का स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के विकास खंड कप्तानगंज के ग्राम खरका देवरी में। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 6 पुरस्कार, जिसमें कई बार कृषि मंत्री भारत सरकार, कई बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से कई बार पुरस्कृत होने का मौका मिला, जिनमें प्रदेश स्तर पर लगभग 7 से 8 पुरस्कार और अनगिनत जिला स्तर पर पुरस्कृत इन्हें किया जा चुका है। चलिए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली है इन सब चीज़ों के लिए, या कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़े। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आज्ञाराम वर्मा, बस्ती जिले के कप्तानगंज विकास खंड के ग्राम खरका देवरी का निवासी हूँ। मेरी शिक्षा इंटरमीडिएट तक है। आपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है, जैसा कि आपने स्वयं बताया। मैं और हमारे दर्शक उत्सुक होंगे ये जानकर कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने के बाद, जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से और तमाम आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चलता है कि आपको इतने पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, आपने इतने आविष्कार किए हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े। इंटरमीडिएट पढ़ाई को समाप्त होने के बाद घर में कुछ परेशानियां आई, जिससे मुझे खेती से जुड़ना पड़ा। तो पहला भ्रमण कुमारगंज विश्वविद्यालय पर गया। वहाँ मैंने देखा कि कुछ ऐसे किसान मिले जो नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हीं को देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। आपको प्रेरणा मिली, उसके बाद आपने सबसे पहले किस चीज़ का आविष्कार किया और उसमें आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये आपने कब किया था। ये पहला तो हमारा था, जैसे वहाँ पर मैं देखा कि गेहूं के ही कुछ नई प्रजाति लाए थे, तो उन्होंने मुझसे जानकारी लिया। तो उन्होंने बताया कि गेहूं की बुआई करने पर उसमें कुछ भिन्न क्वालिटी के बाली और पौधे दिखते हैं, उसको अलग करके और उसको आगे बढ़ाने पर एक नई प्रजाति तैयार होती है। तो सबसे पहले तो हमारी गेहूं की प्रजाति निकली है, उसके बाद फिर अन्य पर कार्य किया। मेरे पास ये गेहूं की कुछ बालियां हैं जो इनके द्वारा विकसित की गई हैं। ये AR 64 वैरायटी का गेहूं है। आइए जानते हैं इन्हीं से इसकी क्या खासियत है और हमारे किसान भाई इसको यूज करके उनको क्या फायदा होगा। ये गेहूं की प्रजाति AR 64 मैंने सिलेक्शन से तैयार किया है। इसकी बहुत अच्छी खूबी ये है कि इसके पौधे होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। ये गिरने की संभावना इसमें ना के बराबर रहती है। बौनी प्रजाति का गेहूं है। इसका प्रोडक्शन सेम उसी जो अदर वैरायटी आप लगाते हैं उसी उत्पादन लागत पे ये 1.5 गुना उत्पादन देने में सक्षम है। ये वैरायटी जो पहले मैंने स्टार्टिंग दौर में सेलेक्ट किया था, तो इसके पौधे काफ़ी बड़े थे, लेकिन अब ये बौनी प्रजाति में हो गई है। माननीय कुमारगंज विश्वविद्यालय के माननीय SR कुरील साहब ने भी इस पर मुझे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आपने गेहूं की प्रजाति विकसित करने के बाद आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए सरकार की कई योजनाएं भी चलती होंगी जिसको आपको लाभ मिला होगा। उसके बाद आपके जीवन में और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो एक आम किसान को, जैसा कि आपकी पढ़ाई भी कोई बहुत उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से आकर आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आप उन कठिनाइयों के बारे में बताएं और बताएं हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो भी अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कैसे आपके अंदर इतनी प्रेरणा आई कि आप जहां आपको कुछ भी एक आशा की किरण नहीं दिख रही थी वहां आपने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया। नहीं, ये देखिए, अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो और कुछ आगे करने की जिज्ञासा हो तो मैं समझता हूँ सब कुछ संभव ही संभव है। असफलता मिलती है लेकिन वो असफलता सफलता के लिए प्रेरित करती है। तो गेहूं की वैरायटी डेवलप करने के बाद यहाँ की मेन क्रॉप गन्ना है, जो कि एक व्यावसायिक फसल है, और इससे ही किसानों को काफ़ी हद तक जीवन यापन करने के लिए कुछ अर्जित हो जाता है। तो इस गेहूं के बाद गन्ने की प्रजाति पर मैंने काम करना चाहा, क्योंकि गन्ने की बहुत सारी प्रजातियां थी, लेकिन मैं देखा कि इनका प्रोडक्शन हो सकता है कुछ भिन्न में मैं मैंने इनका प्रोडक्शन अधिक लेने के लिए कुछ नई प्रजाति विकसित कर सकूं। तो इसके लिए मैंने गन्ना अनुसंधान केंद्र सेवरही, गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ का भ्रमण किया, और वहाँ से मैं वहाँ के वर्कर से जानकारी ली कि ये वैरायटी पहले कैसे डेवलप की जाती है। वर्तमान में तो सब लैब में होता है, लेकिन पहले कैसे डेवलप की जाती थी उसके विषय में कुछ जानकारी लेबर से ली और उस पर कार्य करने की जिज्ञासा हुई और उसी पर कार्य किया।
आपने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। वहाँ पर भी एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग का एक लैब टू लैंड कर कर इनिशिएशन था। आपने उसको चरितार्थ कर कर दिखाया है, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और आपने और कौन कौन से चीज़ों में अपने आप को लगाया है और किन चीज़ों में आपको असफलता मिली और किन चीज़ों में आपको सफलता मिली? सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपनी असफलताओं के बारे में बताएं, जिसमें आपको असफलता मिली, उससे आपको क्या सीख मिली? नहीं, जैसे गन्ने की प्रजाति डेवलप करने में काफ़ी जटिलताएं आई और इसमें इतनी ज़्यादा जटिलता आती है कि अगर कोई धैर्य खो बैठता है तो वो आगे निश्चित रूप से नहीं बढ़ सकता है। गन्ने की प्रजाति शुरुआती दौर में इतना कम विकास होता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि आगे चलकर ये अच्छे उत्पादन देने की योग्य होगी। तो ये एक नॉर्मल गन्ने का स्वभाव है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके 5 साल के बाद उसका अच्छा रिजल्ट आता है। जिस गन्ने के नाम पर इनका हाल ही में आपने नाम सुना होगा, उस गन्ने का नाम है कैप्टन बस्ती। आज हम उसी गन्ने के फील्ड में आपको लेकर आ गए हैं। रेफरेंस के हिसाब से आपको एक तस्वीर दिखाया जा रहा होगा। ये गन्ने की क्या विशेषताएं हैं, आखिर कैसे किसानों के लिए लाभप्रद है, आइए जानते हैं। यह गन्ना किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। इस गन्ने की मेन विशेषता ये है कि ये हमेशा हरा भरा बना रहता है, यानी इसमें इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल हमेशा प्रचुर मात्रा में रहता है, जिससे इसका खुराक बहुत अच्छा बनता है, जिससे ग्रोथ। और टेलरिंग के माने में इसमें औसतन 12 से 15 टिलर मिनिमम होते हैं। इस गन्ने की हाइट 12 फीट जाती है। ये गन्ना इतना ज्यादा, एक गन्ने का वजन 1.5 kg से के आसपास होता है। अगर 1-2 गन्ने की बुआई 1 साल में की जाए तो ये तीसरे वर्ष में 1 एकड़ के बीज के लिए तैयार हो जाता है। इन्होंने जो भी विशेषताएं बताई हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वही कैप्टन बस्ती गन्ना है जिसका इनको पेटेंट मिला हुआ है। हालांकि ये अभी शुरुआती अवस्था में है, आप इसको विजुअल्स में देखकर इसका पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये पेटेंट हो चुका है तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगा दी गई है। तो ये 12 से 13 फीट का गन्ना है। जैसा कि शुरुआत में मैंने अपनी तरफ से तो दर्शकों को आपकी उपलब्धियों के बारे में बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप अपनी तरफ से अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं और आपका क्या सोचना है उस उपलब्धि पर, आपको कैसा महसूस होता है या आपके क्षेत्र की जनता आपको कैसे आपका उत्साह वर्धन करती है, आप उन सब चीज़ों के बारे में बताएं। सबसे पहले अपनी उपलब्धियों से शुरुआत करें। हमारी इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, जो कुछ है समाज और कृषि विभाग, राष्ट्रीय नव प्रौद्योगिकी का स्नेह आशीर्वाद रहा। मैं तो अपने आप को नगण्य समझता हूँ, इन सब में पूरे समाज का सहयोग है। देखिए, एक इतनी बड़ी उपलब्धि, मतलब अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद मैं पूरा आपको गिना भी नहीं पाऊं। अगर सारे पुरस्कारों को मिलाया जाए लगभग 50 से 100 पुरस्कार आएंगे और मैं आपको कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर अभी चल रहे होंगे, ये मात्र कुछ जो मैं आपको एक फ्रेम में दिखा सकता हूँ। ये कुछ अवार्ड है जिनमें आपको दिख रहे होंगे आपके निवर्तमान भारत सरकार के कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश के निवर्तमान राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग आपको एक छोटे से फ्रेम में दिख रहे होंगे। ये महज एक झलकी है, से ये इनका बड़प्पन है कि इनके पुरस्कारों की इन झड़ी में इतनी लड़ियां हैं कि उनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। किसी क्षेत्र में सफलता इतनी आसानी से ही नहीं मिल जाती है, जाहिर सी बात है कुछ असफलताएं भी मिली होंगी इनको, उसके बारे में भी कुछ इन्होंने बताने का आपको प्रयास किया। लेकिन मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इससे चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। चुनौतियां ही नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है। चुनौतियां गन्ने की प्रजाति डेवलप में काफ़ी सारी आई, मिनी कंबाइन हार्वेस्टर बनाने में काफ़ी आई। हर क्षेत्र में चुनौती है, लेकिन जो चुनौतियों का सामना कर लेता है वही आगे बढ़ने के लिए अवसर पाता है। जैसा कि आपको इन्होंने बताया, आप सबको इन्होंने बताया कि जो चुनौतियों का सामना करता है वही आगे बढ़ता है। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि प्रमुख अवार्ड आपके क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको एक विस्तृत रूप से एक बता दिया है कि वैसे कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक आपको प्रमुख अवार्ड आपके क्या क्या हैं वो भी आप बताएं। सबसे पहले मुझे राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड में राष्ट्रपति भवन में एक प्रदर्शनी के लिए लगाया गया गन्ने की प्रजाति। उसके बाद IARI ने मुझे नवोन्मेषी किसान सम्मान से सम्मानित किया। फिर फेलो फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ICAR के द्वारा पंडित दीनदयाल के 2 पुरस्कार, जगजीवन राम का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके बाद राज्य स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पुरस्कार मिला है।
राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है। जैसा कि आपको इन्होंने बताया इनके मुख्य मुख्य उपलब्धियां क्या हैं, इन्हें कैसे किन चीज़ों से पुरस्कृत किया गया है। एक बार मैं चाहता हूं कि इनके जो इन्होंने गन्ना विकसित किया है, आप समाचार पत्र की कटिंग में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसके इन्होंने पेटेंट भी इनको मिल चुका है। जो 2015 में इन्होंने शुरुआत की थी, उसकी सफलता 11 साल बाद 2026 में इनको मिली है। तो मैं चाहता हूँ एक छोटा सा वक्तव्य आप इस पर भी दे कि आपने 11 साल कैसे धैर्य रखा और कैसे किन चीज़ों का सामना करते हुए आप लगातार लगे रहे, नहीं आप कि हाँ ये मेरा किया हुआ है और मुझे इसका पेटेंट मिलना चाहिए। गन्ने की प्रजाति कोई भी डेवलप करेगा, लेकिन उसमें काफी सस्पेंस बना रहता है कि कहीं से प्रजाति हैक तो नहीं कर ले, किसी की डेवलप की हुई प्रजाति लगाकर दिखा तो नहीं रहे कि उनकी। इसके लिए गन्ने की प्रजाति की टेस्टिंग होती है। इसके लिए हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया राष्ट्रीय नौ प्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद गुजरात ने, जिन्होंने अपने खर्चे से हमारी प्रजाति को गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ और गन्ना अनुसंधान केंद्र करनाल से टेस्टिंग कराया। उसके गुण और लक्षण क्या है, वो वैरायटी कैसे क्या हो सकती है, इसके विषय में वहाँ से पूरी टेस्टिंग करके फिर NIF को रिपोर्टिंग की गई। फिर NIF ने मुझे सूचित किया आगे इस प्रजाति को बढ़ाने के लिए, और उन्हीं के द्वारा ही ये वैरायटी हमारी पेटेंट कराई गई है। जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि कितने तरीके से इनको काफ़ी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा। जाहिर सी बात है, एक नई वैरायटी का पेटेंट कराना, और जो भी संस्था पेटेंट करती है वो पूरे जांच पड़ताल के बाद ही आपको पेटेंट प्रोवाइड करती है। इनको 2041 तक उस पर इनका अधिकार इनको दिया गया है कि वो तब तक कोई और इनकी वैरायटी को किसी भी प्रकार से अपना नहीं बता सकता। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि इन्होंने अपनी खेती किसानी में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, उसी आधुनिक तकनीक के एक ऐसे उपकरण से आज आपको रूबरू कराने वाले हैं। आपने वीडियोस में शायद देखा हो, इसे ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये खेती का ड्रोन है और इसे खेती किसानी में कैसे यूज़ करते हैं या कैसे इनके लाभ के काम आता है, कैसे लाभप्रद है, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, ये कृषि विभाग के माध्यम से सब्सिडी पर मिला हो। आधुनिक युग में लेबर की प्रॉब्लम और सारी समस्याएं, जैसे गन्ने की फसल जब बड़ी हो जाती है तो उस पर दवा स्प्रे करना मैनुअली संभव नहीं रहता है। तो इसी को देखते हुए मैंने इसको क्रय किया है और ये बहुत लाभप्रद है। गन्ने के लिए तो विशेषकर लाभप्रद है। वैसे भी कम समय में ये 1 एकड़ की स्प्रे बहुत 10 मिनट के अंदर कर सकता है। इसमें खासियत ये भी है कि जो दवा 1 एकड़ के लिए 10 टंकी में डाली जाती थी, एक ही टंकी में वो दवा डाल के और 10 मिनट के अंदर पूरा 1 एकड़ कवर किया जाता है। ये कृषि रसायन में जैसे खाद हुआ या पौधों के संरक्षण के लिए हुआ फंगीसाइड कीटनाशक, या फिर जो आपके इस समय आ रहे हैं उर्वरक में जल विलेय उर्वरक, नैनो DAP इत्यादि को भी इससे स्प्रे करके अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। आपने एक लंबा समय खेती किसानी में गुजारा है और आप अभी भी लगातार 60 वर्ष की आयु में अभी भी खेती कर ही रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं किसानों को किन किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे किसान क्या करके उस चीज़ से अपने आप को निकाल सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, अपने आप को समृद्ध बना सकता है। कि देखिए, किसानों के लिए खेती में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है इनपुट का। इनपुट में लेबर भी ऐड होते हैं। इधर लेबर की प्रॉब्लम चल ही रही थी, फिर सरकार द्वारा एकाएक प्रतिबंधित किया जा रहा है कि आप रसायन का उपयोग कम से कम करके और प्राकृतिक खेती पर अग्रसर होइए। तो ये अच्छी बात है, प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा प्रेरित करना अच्छी बात है, लेकिन एक धीमी गति से इसको किसानों के ऊपर थोपा जाए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे एकाएक उत्पादन बहुत कम हो जाएगा और किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। आपका कहना है कि जो भी प्रक्रिया हो उसे सतत रूप से धीरे धीरे लागू की जाए। एकाएक अगर किसी भी चीज़ को लागू करने की कोशिश की जाएगी तो किसान इतना समृद्ध नहीं है या इतना भारत का किसान इतना जानकार नहीं है कि एकाएक किसी चीज़ को लागू कर पाएगा। तो ये कुछ किसानों की मुख्य समस्याएं थी। मैं चाहता हूं कि अब इस वीडियो को एक अंतिम रूप देते हुए आप किसानों के लिए आपका क्या संदेश है आप रखें और फिर आगे। हमारा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो खेती समय से करें, तकनीकी रूप से करें,
भले ही पूरा एरिया ना कवर कर पाए, आधे एरिया में या और कम एरिया में करें, लेकिन अगर तकनीकी रूप से खेती करेंगे तो उनको निश्चित रूप से जितने फील्ड में वो प्रोडक्शन ले रहे हैं उससे कम फील्ड में उससे अच्छा बेटर प्रोडक्शन मिल सकता है। समय से तकनीकी को अपनाते हुए, समय से हर चीज की व्यवस्था करते हुए अगर किसान भाई खेती करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन यापन के अतिरिक्त भी उनको कुछ अवशेष बचत मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आपको आने के लिए। आशा है हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें इससे कुछ सीखने का और कुछ जानने का अवसर मौका मिला होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।